हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जॉब अड्डा पे। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से और जॉब अड्डा की टीम की तरफ से सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपके घर वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को मेरी स्क्रीन के ऊपर एक टाइटल नज़र आ रहा होगा, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि JKSSB ने फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के अंदर एज ए टॉपिक इंक्लूड करा है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके साथ में डिस्कस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो हाजिर हुआ हूँ। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, हमारे कितने सेशन रहेंगे, हम कौन कौन से पहलू को लेंगे। तो इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा जो सेशन बनने वाला है तो वो 2-3 सेशन के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा ही इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत कम भी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसको इतना ही डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जो है वो रेलिवेंट रहे, आपको एग्ज़ाम के अंदर दिखे, आप आराम से उसमें जो है एग्ज़ाम के अंदर जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए आप उसको आराम से कर पाओ। देन सेकेंडली कि हम इसके कौन कौन से एस्पेक्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे, हम मतलब कि इसको कितना डिस्कस करेंगे। देखिए, हम इसमें जो है इसका हिस्टोरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि मतलब इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट के लागू होने के पहले जो J&K की सिचुएशन थी, J&K की जो कंडीशन थी वो क्या थी, और इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद J&K की जो कंडीशन है, J&K की जो सिचुएशन है वो कितनी बदली है और क्या बदलाव आया उसमें। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन थर्डली जो है हमारा ये है कि ये एक्ट जो है, ये जो टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस एक्ट के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि ये करंट टॉपिक है, तो जो JKSSB ने आपके सिलेबस में इंक्लूड करा है। तो आपने बीते दिनों जो भी एग्ज़ाम JKSSB ने कंडक्ट कराए हैं आपने वो देखे होंगे। जैसे आप उसमें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम ले लीजिएगा, आप उसमें 4th क्लास का एग्ज़ाम ले लीजिएगा, अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है, जो माइग्रेंट का एग्ज़ाम हुआ है जिसकी फ़ाइनल लिस्ट भी निकल चुकी है, आपने वो भी देखा होगा। तो आपने उन पेपरों के अंदर एक चीज़ का अंदाज़ा तो ज़रूर लगाया होगा कि JKSSB ने अपना जो एक सवाल पूछने का ट्रेडिशन था वो छोड़ दिया है। अब वो ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं उठा रहा है। अगर वो ट्रेडिशनल चीज़ों को भी पूछ रहा है, मतलब कि हिस्टोरिकल फैक्ट को भी अगर वो पूछ रहा है, तो वो एक करंट के साथ कनेक्ट करके पूछ रहा है, मतलब एक लॉ ऑफ कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये टॉपिक जो है ये अपने आप में ही नया टॉपिक है, करंट टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है कि इस टॉपिक से आपको 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं तो इट मीन्स कि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड आपके इसके एक एक पहलू को समझना होगा। मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं है कि आप इसी टॉपिक को पढ़ते रहो। मेरे कहने का ये मतलब है आप उसको इतना पढ़ लो कि आप एग्ज़ाम के अंदर जा करके पछताएं ना। तो चलिए, सबसे पहले हम जो इसके अंदर इस टॉपिक के बैकग्राउंड में जो डिस्कस करेंगे वो इसका जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन डिस्कस करेंगे, जो महाराजा हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया था। ठीक है, देन उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आर्टिकल ड्राफ्ट किया और उस आर्टिकल को ड्राफ्ट करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया। देन उसके बाद हम एक प्रेसिडेंशियल आर्डर है 1952 का, उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक प्रेसिडेंशियल आर्डर है 1954 का, जिसके बीच में आर्टिकल 35A को जो है ऐड करा गया, उस चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं डिस्कस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन बहुत लंबा नहीं खींचेंगे हम, इतना ब्रीफ वे में डिस्कस करेंगे और एक एक पहलू को छू करके निकलेंगे ताकि वो आपके एग्जाम के अंदर आपको दिखे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो महाराजा हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा था। वो कब साइन करा था? 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये राजा ने 26 अक्टूबर 1947 को साइन करा है, लेकिन ये एग्रीमेंट पूरा कब होता है? ये एग्रीमेंट पूरा होता है 27 अक्टूबर 1947 को। ठीक है,
27 अक्टूबर 1947 को पूरा होता है। क्यों 27 अक्टूबर 1947 को पूरा होता है? क्योंकि 26 अक्टूबर को जब राजा ने ये इंस्ट्रूमेंट साइन करा तो राजा ने जम्मू के अंदर साइन करा था। राजा ने जब साइन करा तब साइन करके 2 बंदों को दिया था। वो बंदे कौन कौन से थे? मेहर चंद महाजन, मेहर चंद महाजन। देन दूसरा बंदा जो था वो कौन सा था? वीपी मेनन, वीपी मेनन। ये 2 बंदे थे। अब मेहरचंद महाजन कौन है? मेहरचंद महाजन जो है ये हमारे इंडिया के 3rd चीफ जस्टिस भी हुए हैं। और मेहरचंद महाजन जो थे ये राजा के टेन्योर, मतलब राजा के पीरियड में जब राजा जम्मू कश्मीर में रूल कर रहा था तब मेहरचंद महाजन जो थे वो राजा के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे, यानी कि वजीर आजम थे। ओके। और वीपी मेनन साहब कौन है? वीपी मेनन साहब वो शख्सियत हैं जो एक सिविल सर्वेंट थे, जो कि सरदार पटेल के अंडर काम करते थे, जिन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया है प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ यूनाइट करने में। मतलब कि ये सेक्रेटरी थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर सेक्रेटरी थे और पटेल के अंडर जो है वो काम करते थे। इन 2 बंदों के हाथ पे दस्तावेज दिया साइन करके राजा ने। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। कब? 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने इन 2 बंदों के हाथ के ऊपर दस्तावेज साइन करके दे दिया। अब 27 अक्टूबर को जब ये बंदे दिल्ली पहुंचते हैं, 26 को ही दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो 26 को जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो उसके बाद ये जब मतलब दस्तावेज दिया जाता है दिल्ली के अंदर, तो 27 अक्टूबर मतलब रात को पढ़ने के बाद, थोड़ा मतलब लेट ही पहुंचते हैं ना, क्योंकि शाम को साइन होता है तो फिर जहाज़ को जाने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा लेट पहुंचते हैं। तो रात को पढ़ने के बाद 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन इसके ऊपर अपना सिग्नेचर करते हैं, मतलब कि अप्रूवल दे देते हैं। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये एग्रीमेंट पूरा हो जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन अब पूरा होता है। 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन सुबह जब इसके ऊपर साइन करते हैं तब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आपका जो है वो पूरा होता है। इट मींस कि इंडिया जो जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट थी वो अब इंडिया के साथ यूनाइट हो गई। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई थी। वो कंडीशंस क्या थी? वो 3 कंडीशन थी। सबसे पहले कंडीशन ये थी कि आप मतलब जो राजा ने जो पावर्स दिए थे इंडिया को, वो किस किस चीज़ों पे पावर थे, मतलब कि वो किन किन चीज़ों पे लॉ बना सकते हैं। वो 3 चीज़ें थी। सबसे पहली थी आपकी डिफेंस। मैं कलर थोड़ा ले लेता हूं दूसरा। सबसे पहली आपकी आ गई डिफेंस। राजा ने बोला कि आप डिफेंस पे लॉ बना सकते हो। सेकेंडली राजा ने बोला कि आप कम्युनिकेशन पे लॉ बना सकते हो, कम्युनिकेशन पे लॉ बना सकते हो। देन थर्ड आपका जो था वो एक्सटर्नल अफेयर। इन 3 चीज़ों को छोड़ के जो भी लॉ, जो भी कोई कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? जम्मू कश्मीर स्टेट का जो भी प्रतिनिधि होगा, मतलब कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा वो बनाएगा। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी, मतलब जो भी लॉ बनाने वाली बॉडी होगी वो बनाएगी। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को छोड़ के ये राजा ने ये कंडीशंस रखी थी। तो इन कंडीशंस को मान करके लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो सिग्नेचर करा है। 27 अक्टूबर 1947 को ये एग्रीमेंट पूरा हो जाता है। आप सभी को पता है कि ये एग्रीमेंट जब हुआ था, इस एग्रीमेंट होने के दौरान यानी कि 26 अक्टूबर 1947 के ही बीच के अंदर मतलब कि आप 26 अक्टूबर से आप 20 अक्टूबर पे चले जाएं तो 20 अक्टूबर से को एक वज़ीरिस्तान से एक ट्राइबल फोर्स आई थी जिसने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करा था। वो वज़ीरिस्तान से मुजफ्फराबाद आई, मुजफ्फराबाद से उड़ी आई। उड़ी में जो राजा के एक बहुत ही बेहतरीन कमांडर थे ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, वो भी मारे जाते हैं। उसके बाद ये बारामूला आती है। बारामूला के बाद ये जो है वो श्रीनगर के अंदर आती है। तो इसी हड़बड़ाहट के अंदर जो था राजा जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो साइन करता है। आप इसका एक ये पहलू भी ले सकते हैं कि आपको इस सारी कहानी में सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि उड़ी के अंदर यानी कि 23 अक्टूबर 1947 को ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जो है वो मारे जाते हैं।
23 अक्टूबर 1947 को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जो राजा के टाइम पीरियड में जो थे वो कमांडर थे, तो वो क्या है, वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। तो इसी टाइम पीरियड में जो था राजा जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन करता है। अब चूंकि पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया था और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी साइन हो गया, तो जिन्ना ने बोला भाई मैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन नहीं मानता, मैं ये चीज़ नहीं मानता। जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम बहुमूल्य देश है, तो वो मेरे पास ही आएगा। मतलब कि वो ये सोच रहा था कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो ये जाहिर सी बात है कि मेरे पास ही आएगा। तो जिन्ना ने बोला कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, तो ये लड़ाई चल पड़ी, ये लड़ाई चल पड़ी। यानी कि मैंने आपको डेट बताई, 20 अक्टूबर बताई मैंने आपको डेट, 20 अक्टूबर 1947, जब ट्राइबल फोर्स आई, ट्राइबल फोर्स आई। ठीक है, ये वाली डेट, और उसके बाद दूसरी डेट 31 दिसंबर 1947, तब तक ये जो लड़ाई है आपकी चल रही है। ये दो डेटों के बीच में आपकी जो बातचीत भी हो रही है, लड़ाई भी चल रही है। जिन्ना कह रहा है मैं एग्रीमेंट नहीं मानता, इंडिया कह रही है कि भाई राजा ने तो एग्रीमेंट साइन कर दिया है, वो कह रहे हैं कि भाई उसने जो था वो एक बुखला करके साइन किया, मतलब प्रेशर में साइन करा है। तो ये सब बातें जो हैं वो चल रही हैं। तो तब क्या होता है, 31 दिसंबर 1947 को क्या होता है कि पंडित नेहरू जो थे वो एक कंप्लेंट दायर करते हैं। कहाँ पे, यूएन के अंदर एक कंप्लेंट दायर करते हैं, यूएन के अंदर। तो ये जो कंप्लेंट दायर करते हैं वो किस चैप्टर के अंदर, किस चैप्टर के अंडर जो है वो कंप्लेंट दायर करते हैं, वो चैप्टर होता है 6 चैप्टर 6। बड़ी फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही बड़ी फैक्चुअल चीज़ें। आप अगर ये याद रखेंगे, आपको इधर से ही जो है आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो चैप्टर 6 के अंदर जो है वो कंप्लेंट दायर करते हैं। अब चैप्टर 6 क्या है? चैप्टर 6 वो है कि जो आपको एक राहत देता है। मतलब कि अगर आप यूएन के अंदर चैप्टर 6 के अंदर आप कंप्लेंट दायर करते हैं, तो यूएन की जो रिकमेंडेशन होंगी, मतलब कि वो आपको जो मतलब रिकमेंडेशन देगा, आप उन रिकमेंडेशन पे अमल करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है। मतलब ये आपके ऊपर है, आप अमल करो या ना करो, ये चैप्टर 6 कहता है। तो पंडित नेहरू ने चैप्टर 6 के अंडर जो है वो कंप्लेंट दायर करी यूएन के अंदर। कब दायर करी? 31 दिसंबर 1947 को, 31 दिसंबर 1947 को। अब चलिए यूएन का रेजोल्यूशन पढ़ लेते हैं। यूएन रेजोल्यूशन, अब ये क्या चीज़ है? यूएन रेजोल्यूशन। अब एक और डेट आ गई। अब एक और डेट कौन सी है? 21 अप्रैल 1948 यूएन का रेजोल्यूशन आ जाता है। यूएन का जब रेजोल्यूशन आ जाता है तो यूएन जो है वो ये रेजोल्यूशन 3 पार्ट में जो है वो बताता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 पार्ट कौन कौन से थे? सीज फायर, फर्स्ट पार्ट सीज फायर के मतलब कि आपकी आर्मीज जहाँ जहाँ पे रुक गई हैं। आपको पता है कि 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ, तो 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ने जब उसको अप्रूवल दिया, यानी कि उसको कंसीडर कर लिया, तो उस वक्त इंडिया ने जो थी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। किसको? राजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। और जब राजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी तो तब क्या हुई? इनके बीच में मारदाड़ हुई, मतलब कि फाइट्स हुई। तो कुछ सेना जो पाकिस्तान की थी उसको पीछे हटाया गया। तो आपको पता है कि एलओसी के पास, एलओसी मतलब जो आपका आज़ाद कश्मीर का एरिया है, तो यहाँ पे वो फ़ौज जो थी वो रुक गई। मतलब जिस एरियाज़ पे वो फ़ौज रुक गई, जिस एरिया पे इंडिया की फ़ौज रुक गई, तो यूएन ने कहा कि भाई वहाँ पे क्या करो, अब सीज़ फायर कर दो, मतलब वहाँ पे ख़त्म कर दो मसला अब। ठीक है, पहला आपका पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था? अब दूसरा पॉइंट जो बोला यूएन रेजोल्यूशन में, ट्रूस एग्रीमेंट।
ट्रूस एग्रीमेंट क्या है, ट्रूस एग्रीमेंट को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रूस एग्रीमेंट क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट, ट्रूस एग्रीमेंट क्या है। ट्रूस एग्रीमेंट में बोला गया, क्योंकि पाकिस्तान जो थी उसने यूएन के अंदर माना था कि हमने इलीगली जो है एक फ़ोर्स को जो है वो तैनात करके कश्मीर के अंदर भेजा था। तो जब पाकिस्तान ने इस चीज़ को मान लिया तो यूएन ने ट्रूस एग्रीमेंट के पहले पॉइंट में बोला कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ौज को, अपने सेना को, यानी कि अपनी फ़ौज को कश्मीर वैली से हटाएगा, जम्मू कश्मीर से हटाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरे पॉइंट में कहा गया कि पाकिस्तान के जो लोग आ गए कश्मीर के अंदर, ट्राइबल फोर्स में मिलकर के कुछ लोग जो थे वो आ गए, उन लोगों को भी जो है पाकिस्तान यहाँ से बुलाएगा, वापस बुलाएगा। ठीक है, जो लोग ट्राइबल फोर्स के साथ इंटर हुए वैली के अंदर उस वक्त, यानी कि 20 अक्टूबर को जो ये ट्राइबल फोर्स चली थी, उसके साथ जो भी लोग आए उन लोगों को भी जो है वो पाकिस्तान वापस बुलाएगा। थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया, थर्ड पॉइंट में बोला गया कि जब यूएन भारत सरकार को ये सूचना देगा, सूचना मतलब जब भारत सरकार को, जब हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये बताएगा कि पाकिस्तान ने ये 2 कदम उठा लिए हैं। कौन से 2 कदम? पहले कि वो सेना को बुलाएगा, दूसरा कि वो जो लोग साथ में आ गए थे ट्राइबल फोर्स के साथ उनको बुलाएगा। देन उसके बाद क्या करेगा, भारत अपनी आर्मी को वहां से हटाएगा। आप सभी को समझ आ गया कि सबसे पहले 2 पॉइंट में क्या, पाकिस्तान अपने जो है सेना को बुलाएगा, मतलब कि अपनी आर्मी को वापस बुलाएगा, और दूसरे पॉइंट में पाकिस्तान उन लोगों को बुलाएगा जो ट्राइबल फोर्स के साथ कश्मीर वैली के अंदर इंटर हो गए। और थर्ड पॉइंट में ये बोला गया कि जब यूएन ये बताएगा भारत सरकार को, यानी कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये बताएगा कि पाकिस्तान ने ये दोनों स्टेप जो हैं वो उठा लिए हैं, तब भारत सरकार क्या करेगा, तब हिंदुस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो भेजी हुई सेना है उसको वापस इंडिया में बुला लेगी। सिंपल। ठीक है, अब जो इसका तीसरा पॉइंट था आपका यूएन रेजोल्यूशन का, वो था अदर्स में क्या बोला गया? अदर्स में ये बोला गया कि यूएन के अंदर दोनों देश थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों ने माना था कि भाई लोगों की सहमति से हम जो है वो फैसला करेंगे। तो अदर्स में यही बात करी गई, क्योंकि दोनों देशों ने ये माना है कि लोगों की सहमति से होगा। तो जब ये पिछले सारे स्टेप उठा लिए जाएंगे, मतलब पाकिस्तान अपनी आर्मी को हटा लेगा, पाकिस्तान अपने लोगों को बुला लेगा, उसके बाद यूएन भारत सरकार को बताएगी कि पाकिस्तान ने ये काम कर लिए हैं, तो हिंदुस्तान अपनी आर्मी को भी वापस बुला लेगा। तब अदर्स में क्या होगा, मतलब तब तीसरे पॉइंट में बताया गया, तब लोगों की वहाँ सहमति से जो है वो फैसला किया जाएगा कि लोगों को पाकिस्तान के साथ जाना है कि लोगों को हिंदुस्तान के साथ रहना है। बस इतना ही आज के लिए, इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।